आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की आणविकता की। अभिक्रिया की आणविकता को कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की आणविकता है क्या? काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसको डिफाइन करने के लिए किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में यानी एलिमेंट्री स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता बराबर अभिकारक अणुओं की संख्या। सिंपली आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या के बराबर होती है, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि प्रारंभिक पद होना चाहिए, एलिमेंट्री स्टेप होना चाहिए। तो किसी अभिक्रिया के एलिमेंट्री स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, अर्थात आणविकता बराबर अभिकारक अणुओं की संख्या। जैसे कोई अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक A है, ये प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर अभिकारक के केवल एक अणु हैं, इसलिए इस अभिक्रिया की आणविकता एक होगी और इस अभिक्रिया को एकाणुक अभिक्रिया कहेंगे या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से इस दूसरी अभिक्रिया में अभिकारक A के दो अणु हैं, ये प्रोडक्ट में बदल रहे हैं, या दूसरी अभिक्रिया है जिसमें दो अभिकारक अणु हैं, एक A का है और एक B का है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ दो अभिकारक के अणु हैं, यानी एक ही अभिकारक के दो अणु हैं, तो इसकी इस अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी। इस अभिक्रिया में दो अभिकारक अणु हैं, प्रत्येक के एक एक अणु हैं, अतः यहाँ भी अभिक्रिया की आणविकता 2 होगी, यानी ये दोनों अभिक्रियाओं की आणविकता 2 होगी और ये दोनों अभिक्रियाएँ बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगी। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन या द्विअणुक अभिक्रिया कहलाएंगे। अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है जिसको थ्योरेटिकल वैल्यू कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया की आणविकता को अभिक्रिया को देख करके बता सकते हैं, यानी किसी अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया को देख करके अभिक्रिया की आणविकता बताई जा सकती है। ये इसका मतलब हुआ, यानी किसी अभिक्रिया की आणविकता एक सैद्धांतिक मान होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। अभिक्रिया की आणविकता नेगेटिव नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है, या फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। किसी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक नहीं हो सकती है। 3 आणविकता वाली अभिक्रियाएं भी रेयर होती हैं। अधिकांश अभिक्रियाओं की आणविकता 2 होती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है अधिकांश अभिक्रियाओं की आणविकता कितनी होती है। तो ज़्यादातर अभिक्रियाओं की आणविकता 2 होती है। ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन यानी 3 आणविकता वाले अभिक्रियाओं की संख्या काफ़ी कम होती है, रेयर होती है। अगर अभिक्रिया की आणविकता 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्रमशः यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि की। अभिक्रिया की कोटि जिसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि जानने के लिए किसी अभिक्रिया का दर समीकरण का ज्ञात होना आवश्यक है। किसी अभिक्रिया का दर समीकरण जो लिखा होता है उससे अभिक्रिया की कोटि की जानकारी हो सकती है। इसको परिभाषित करने के लिए किसी अभिक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी किसी अभिक्रिया को कोई अभिक्रिया लिखी गई है, उस अभिक्रिया का दर समीकरण लिखा होगा, उस दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वही उस अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। जैसे यहाँ एक अभिक्रिया है A प्लस BB, ये प्रोडक्ट दे रही है। इस अभिक्रिया के लिए दर समीकरण लिखा गया है, दर बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर M इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N। अमूमन देखा जाता है कि अभिक्रियाओं में यहाँ अभिकारकों पर घात वही लगता है जो यहाँ लिखा गया होता है।
अभी तक ऐसा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर अलग है। यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है एम, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है एम। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ए लिखा है तो यहाँ एम ही लिखा हो, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ए और एम दोनों सेम भी हो सकते हैं, बी और एन सेम हो सकते हैं, या अलग हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं। इस स्मॉल ए का मतलब होता है अभिकारक ए के मोलों की संख्या, और यहाँ बी का मतलब है अभिकारक बी के मोलों की संख्या। यहाँ पर ए की जगह पर एम लगाया गया है, बी की जगह पर एन लगाया गया है। क्या लगेगा यह हम नहीं बता सकते हैं, यह प्रयोग बताता है, एक्सपेरिमेंट बताता है। इसलिए कहा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। यहाँ ए का मतलब ये हुआ कि अभिकारक ए के ए मोल, स्मॉल ए मोल, अभिकारक बी के स्मॉल बी मोल से क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अभिकारक ए का जितना मोल लिया गया है उतने मोल क्रिया कर लें, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ घात वही लगेगा जितने मोल क्रिया करेंगे, यानी जितने मोलों के सांद्रण में परिवर्तन होगा। जैसे कहा जाए अभिकारक ए का 10 मोल लिया गया और अभिकारक बी का 15 मोल लिया गया। अब इसमें से कितने मोल क्रिया करेंगे, जितने मोल क्रिया करेंगे वही मोलों की संख्या यहाँ घात के रूप में लिखी जाएगी। कितने मोल क्रिया करेंगे यह प्रयोग बताएगा, एक्सपेरिमेंट बताएगा। तो अगर मान लीजिए कि इस अभिकारक ए के 10 मोल लिए गए, 10 में से 6 मोल क्रिया किए तो यहाँ घात के रूप में लगेगा 6। अभिकारक बी के 15 मोल लिए गए हैं, इसमें से केवल 2 मोल क्रिया किए तो यहाँ घात लगेगा 2। इसी तरह से अगर 10 में से केवल 1 मोल क्रिया किया तो यहाँ घात लगेगा 1। अभिकारक बी के 15 मोल में से 0 मोल क्रिया किए तो यहाँ घात लगेगा 0। तो एम और एन हुए क्या हैं, क्या एम और एन अभिक्रिया में उन मोलों की संख्या है जिन मोलों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, या उन मोलों की संख्या है जो मोल अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले मोलों की संख्या को घात के रूप में लगाया जाता है, और इन्हीं को जोड़ने के बाद जो योग आएगा वो अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी। अब अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगी एम प्लस एन, यानी अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातों का योग। अब एम को क्या पढ़ेंगे, एम को पढ़ा जाएगा अभिकारक ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, एन को पढ़ा जाएगा अभिकारक बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। यानी एम बराबर ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, एन बराबर बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, और दोनों को जोड़ देंगे तो अभिक्रिया की समग्र कोटि कहलाएगी। तो समग्र कोटि का मतलब होता है ये संपूर्ण सांद्रता पदों के घातों का योग। अब एम प्लस एन का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। अगर एम प्लस एन का मान 0 होता है तो ऐसे विक्रिया को 0 ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगर योग 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, योग 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, योग 3 है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, यानी तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है, अर्थात किसी संतुलित अभिक्रिया को देख करके उस अभिक्रिया की कोटि नहीं बताई जा सकती है। अभिक्रिया की कोटि तब बताई जाएगी जब प्रयोग किया जाएगा, और प्रयोग के आधार पर ये दर समीकरण लिखा जाता है। इसलिए किसी भी अभिक्रिया की कोटि जानने के लिए उसके दर समीकरण का ज्ञात होना आवश्यक होता है। अब इसके बाद कुछ अभिक्रियाओं में दर समीकरण लिखा होता है या लिखना होता है,
तो ऐसी अभिक्रियाओं में H2O से थोड़ा सतर्क रहना होगा। अभिक्रिया के दर समीकरण में H2O के सांद्रता पर घात शून्य लगता है, यानी जहाँ H2O रहेगा उस H2O के ऊपर सांद्रता घात शून्य लगाया जाता है। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी अभिक्रिया में H2O के सांद्रता में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, यानी विजिबल चेंज नहीं होता है। तो हर जगह जहाँ जहाँ H2O रहेगा वहाँ वहाँ H2O के सांद्रता पर घात जो लगेगा वो शून्य लगेगा। यानी मतलब ये हुआ, ये कहा जाएगा कि H2O के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि शून्य होती है। जैसे एक प्रश्न दिया जा रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं का दर समीकरण लिखिए और अभिक्रिया की कोटि बताइए। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस लिखे गए हैं, कुछ अभिक्रियाएँ लिखी गई हैं, इनका दर समीकरण भी लिखना है, कोटि भी लिखनी है। तो दर समीकरण के लिए, दर समीकरण चूँकि प्रायोगिक मान है तो वास्तव में दर समीकरण लिख करके दिया जाना चाहिए, प्रश्न पूछा जाना चाहिए, लेकिन अमूमन यूपी बोर्ड में ऐसा होता नहीं है। दर समीकरण नहीं लिखा होता है, सीधे कुछ सिलेक्टेड रिएक्शंस हैं वो पूछे जाते हैं और उनमें आपको दर समीकरण अपने से लिखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, जैसे ये है एथिल एसीटेट की क्रिया H2O के साथ कराई गई है, तो एसिटिक एसिड और एथेनॉल बना है। इसमें H2O है, अभी आपको बताया गया कि H2O की सांद्रता पर घात शून्य लगाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे दर बराबर कि कंसंट्रेशन ऑफ एथिल एसीटेट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। मतलब ये है कि अभिक्रिया में जो अभिकारक लिखे गए हैं उन अभिकारकों की सहायता से अभिक्रिया का दर समीकरण लिख लिया जाएगा। दर बराबर के, ये इतना तो हर समीकरण में, हर दर समीकरण में रहेगा, चाहे अभिक्रिया कुछ भी हो। तो दर बराबर के इंटू यहाँ पर जो अभिकारक है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ जो अभिकारक है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि इस अभिकारक की संख्या कितनी है, इसके कितने मोल हैं। तो इस अभिकारक के मोलों की संख्या 1 है, यहाँ चाहेंगे तो पावर 1 लगा देंगे, या नहीं भी लगाएंगे तब भी अंडरस्टूड है कि पावर 1 होता है। H2O का पावर हमेशा 0 लगेगा, अभी बताया गया है। तो कोटि हो जाएगी, दोनों की घातों को जोड़ लेंगे, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, यानी 1 + 0 = 1, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी इस अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 1। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन है एथिल एसीटेट की क्रिया यानी OH के साथ कराई गई है। H2O की जगह पर NaOH कर दिया गया है। अब क्या करेंगे, दर बराबर की, अब स्क्वायर ब्रैकेट में एथिल एसीटेट लिख लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में NaOH लिख लेंगे। यहाँ एथिल एसीटेट के मोलों की संख्या 1 है तो घात 1 लग जाएगा, NaOH के मोलों की संख्या 1 है तो घात 1 लग जाएगा। H2O रहता तो 0 हो जाता, तो केवल H2O के केस में सतर्क कराना है, बाकी जगह नहीं। तो कोटि हो जाएगी 1 + 1 = 2, यानी ये हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, यानी इस अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई। तीसरी अभिक्रिया है, ये सुक्रोज है, चीनी, इसका जल अपघटन हुआ है H2O के साथ तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बना है। इसके लिए भी दर समीकरण यही लिखेंगे, दर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। H2O पर पावर 0 लगा देंगे, सुक्रोज पर पावर 1 लगेगा, तो कोटि हो जाएगा 1 + 0 = n। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चौथा रिएक्शन है हाइड्रोजन। चौथा रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन की क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में कराने पर ये Cl बनता है।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि अगर कोई अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है या ठोस उत्प्रेरक की सतह पर होती है तो ऐसी अभिक्रियाएं शून्य कूट की अभिक्रियाएं प्राय होती हैं। यानी सनलाइट की उपस्थिति में और ठोस उत्प्रेरक की सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं प्रायः शून्य कूट की होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। तो ये H2 और Cl2 सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया कर रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया शून्य कूट की होगी। यानी इस अभिक्रिया का दर बराबर के हाइड्रोजन की सांद्रता पर पावर 0 लगाएंगे, क्लोरीन की सांद्रता पर पावर 0 लगाएंगे, दोनों का योग 0 होगा, अर्थात ये अभिक्रिया शून्य कूट की अभिक्रिया होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ये बहुत ही, ये सभी अभिक्रियाएं काफ़ी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। इनमें से पूछा जाएगा।